नमस्कार, सुप्रभात। डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मनीषा शर्मा। तो नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति की 52वीं बैठक में 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 4 परियोजनाओं की समीक्षा। पीएम ने मिशन मोड में कार्य करने के दिए आदेश। भारत की अध्यक्षता में आज से गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने पर होगा मंथन। आज है संविधान हत्या दिवस। लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमला करते हुए 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश भर में लागू किया था आपातकाल। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खाड़ी देशों के नेताओं के साथ बात की। ईरान समझौते को लेकर संदेह के बीच सुरक्षा का दिया भरोसा। हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही पर भी हुई चर्चा। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। जीत की पटरी पर लौटने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सेवा तीर्थ में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से संबंधित 4 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। करीब 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली ये परियोजनाएं 4 राज्यों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में देरी न सिर्फ लागत बढ़ाती हैं, बल्कि लोगों और उद्योगों को समय पर मिलने वाले लाभों से भी वंचित कर देती हैं। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित मुद्दों का मिशन मोड में समाधान करने तथा उच्चतम स्तर पर उनकी सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की और एआई सहित नवीनतम डिजिटल तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जागरूकता, रोगियों के फ्लो अप और सामुदायिक सहभागिता के लिए एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयं सेवकों की एक टीम गठित करने का सुझाव दिया। और इसके साथ ही पीएम ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में वित्तीय नुकसान को रोकने और लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए समय पर कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। भारत की अध्यक्षता में आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है और इस 2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास, ऊर्जा तक समान पहुंच तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये बैठक भारत को विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और समावेशी वैश्विक ऊर्जा के भविष्य में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता इस वर्ष बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी विषय पर आधारित है।
देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। साल 1975 में 25 जून और 26 जून 1975 की दरमियानी रात को देश में लागू आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए एक ऐसा चुनौती लेकर आया जिसे हमेशा भारतीय लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के रूप में याद किया जाता है। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने लोकतंत्र को अधिनायकवाद की तरह कब्जाने की कोशिश की थी। संविधान को हथियार बनाकर जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और संविधान बदलने की पूरी कवायद हुई। और यही नहीं, नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए और प्रेस की आजादी को निलंबित कर दिया गया। इमरजेंसी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की गई और नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के दौरान नसबंदी की भयावह घटनाएं आज भी लोग भूल नहीं पाते हैं। इमरजेंसी का वह भयानक दौर आज भी उन घटनाओं की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को शुरू हुए 11 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत हुई थी। ये योजना शहरों में रहने वाले लाखों निम्न और मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों के लिए पक्के घरों का सपना पूरा कर चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चलते अब तक करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है और ये योजना महिला सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। और इसी के तहत बड़ी संख्या में परिवार की महिला मुखिया को पक्के घर का मालिकाना हक मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की वजह से अनेक परिवारों का वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते को लेकर खाड़ी देशों की चिंताओं के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोगियों को भरोसा दिलाया है कि अमेरिका उनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। पिछले सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक समझौते में तेहरान के लिए कुछ प्रतिबंधों में छूट और 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण कोष का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी इस प्रस्ताव को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं जता रहे हैं। रूबियो ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में ईरान के साथ हुए समझौते, हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित समुद्री आवागमन और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा की। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता भी दोहराई और इसके बाद रूबियो ने कुवैत के अमीर से भी मुलाकात की और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता पर चर्चा की। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री ने ओमान में ईरान, इराक और खाड़ी देशों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अलग वार्ता शुरू करने पर चर्चा की। तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच अगले 60 दिनों तक परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य लंबित मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। और खेल की खबरों में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। भारतीय टीम ने विश्व कप में अब तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में टीम को जीत मिली है, जबकि पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों टीम को हार का सामना करना पड़ा। मध्य क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी और खराब क्षेत्र रक्षण के कारण महिला टी20 विश्व कप में भारत का अभियान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपनी इन कमियों को दूर करना चाहेगी। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दें और आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।